आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पहले कोचिंग कर रखी है? आप, और किसी ने नहीं कर रखी? आपने भी कर रखी है, तो आपने किससे की थी पहले? मतलब हाँ, किसकी की थी? एसएससी की। तो एसएससी से पीएसआई में कैसे मुड़ाओ? मतलब एसआईसी में थोड़ा ठीक नहीं बैठा, या फिर सोच लिया कि अब मेरे को राजस्थान की वैकेंसी के अंदर अच्छा करना है, कुछ ऐसा? मतलब अब राजस्थान के लिए करना है, तो कई साल पहले की थी कोचिंग अपने एसएससी की? अच्छा अच्छा, मतलब मैथ रीजनिंग तो अपनी ठीक है। ठीक है, तो ठीक नहीं है मैथ रीजनिंग भी, कोई बात नहीं, अपने यहाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी। और आपने तो उत्कर्ष से की थी है ना, आप मिल लिए मेरे से, ठीक है। तो आपका नाम? एक एक से स्टार्ट करते हैं अपने, खड़े होके बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिलोक। अच्छा, ठीक, कहाँ से हैं आप? भरतपुर से, ठीक है, बैठो अपने त्रिलोक भाई। आपका भैया? रोहित कुमार मीणा, रवि कुमार मीणा। तो कहाँ से हैं मीणा जी आप? सवाई माधोपुर से, चलो। नीरज, आप कहाँ से हैं? अलवर से, चलो बैठो। आप बता दो। हाँ आप। पवन, करण कुमार मीणा। चलो मीणा जी ज्यादा है मेरे को ऐसा लग रहा है। कहाँ से हैं आप? सवाई माधोपुर से, चलो। आप? विशाल बिश्नोई, आप कहाँ से हैं? जालोर से, चलो। आप? जयपुर से ही हैं, चलो बैठो। आप? अर्जुन सिंह, तो आप इतनी दूर जाके कैसे बैठे? अच्छा अच्छा, नहीं थोड़ा यहाँ रहते तो थोड़ा और कंफर्टेबल होता। अच्छा, आप तो शायद भाषा संस्थान है ना? हाँ ठीक है, आपका तो मेरे को पता है। आप? जयपुर से ही, चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, पहली बात तो आप सबको पता है कि वेद आईएएस अकेडमी अपने नई नई संस्थान है, और नई नई संस्थान पैसों से ज्यादा फोकस किस पे करती है? विद्यार्थियों पे ज्यादा फोकस होता है। पीएसआई की वैकेंसी हम सबको पता है, पद कितने हैं अपने? 1015 पद हैं। एग्जाम कब है आपकी? 5 अप्रैल को आपकी एग्जाम होगी। इसका मतलब मैं कहूं कि अपने पास मिनिमम 8 महीने पूरे बचे हुए हैं। कितने महीने बचे हुए अपने पास? 8 महीने बचे हुए हैं। अब देखना भाई, हमें ये पता होना चाहिए कि सर 8 महीने के अंदर हमको पीएसआई निकालनी है। तो इलिजिबल तो तुम में से सारे लोग हैं, 21 साल सबकी है, बीए वगैरह सबकी पास हो रखी है। और मेरे को लगता है ऐसा तो कोई नहीं है जो फिजिकल के लिए अनफिट हो, सारे फिजिकल के लिए अपने फिट हैं। तो आज तुम्हारी जो क्लास चलेगी, एक तो मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक आपकी राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास चलेगी, और लास्ट में आपकी हिंदी क्लास चलेगी। अच्छा, एक जो हिंदी का मेन पोर्शन होता है, हम सबको पता है कि सर 200 नंबर की हिंदी आती है। एक नंबर की आती है अपने? 200 नंबर की हिंदी आती है। दीपक सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे, लेकिन मैं तो यही कहूंगा सर आके आपको और बता देंगे कि अपने हिंदी में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। लेकिन आप आज से ही कोई किताब लेके बैठो, आपको लगता है कि सर मेरे को ये बुक अच्छी लगती है, मेरे को ये बुक अच्छी लगती है, आज से ही अपने विलोम, पर्यायवाची, आपको लगता है लोकोक्तियां, मुहावरे, डेली के 2 घंटे तो आप हिंदी को दे दो। 2 घंटे आप यहाँ पढ़ोगे हिंदी, वो अलग है, और 2 घंटे आप घर जाके पढ़ोगे, वो अलग है। आप जब 4 घंटे हिंदी को दोगे ना, तो मेरे को नहीं लगता कि 4 घंटे 8 महीने तक अगर आप हिंदी को दे लोगे तो हिंदी में 200 में से कम 150 पार तो आप स्कोर कर ही जाओगे। रही बात अपनी जीके जीएस की, कि सर जो जीके जीएस का पोर्शन है इसमें कैसे अच्छा करें, तो भाई जीके जीएस की फिक्र आप हम पे छोड़ दो। मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, कल्चर पढ़ाऊंगा, मेरे बाद जो वो राजस्थान ज्योग्राफी वाले सर आएंगे। मैं ये चाहता हूं कि विद्यार्थी क्लास में चाहे 5 पन्नों की जगह 1 पन्ना पढ़े, लेकिन क्लास में याद करके जाए। भाई मैंने अगर आपको क्लास में चीजें याद नहीं कराई, तो मुझे नहीं लगता कि फिर मेरा पढ़ाना व्यर्थ है और आपका पढ़ना व्यर्थ है। तो हम थोड़ा कम कम पढ़ेंगे, लेकिन क्लास में चीजें याद करेंगे। अच्छा, और प्लस पॉइंट मैं आपको बताऊं, क्या करना है अब आपको? क्या? तो तुम में से कितने लोग हैं जो सुबह 5 बजे उठते हैं? 5 बजे कोई नहीं उठता। 6 बजे? आप 4 बजे, 6 बजे कौन कौन उठता है? अच्छा, ऐसे कितने जो 12 बजे सोते हैं? 11 बजे कितने सोते हैं? मतलब 11 बजे के समथिंग आप सारे सो जाते हो, नींद पूरी ले ही लेते हो। हाँ बैठो आराम से, आओ आओ अपने। तो 11-12 बजे के समथिंग तो लगभग सो ही जाते हैं। लेकिन ये पहले शांति काल का टाइम था, अब स्थिति आ गई अपने युद्ध काल की। अब पाकिस्तान पे बम फोड़ना है, तो मेरे को लगता है कि अब 8-9 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। कितने घंटे?
मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 18-18 घंटे पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 14-14 घंटे पढ़ो। भाई हमको भी पता है 8 घंटे की नींद तो हमको भी चाहिए। हमको पता है सर 2 घंटे जब तक मैं इंस्टाग्राम नहीं खोलता, जब तक मैं बाबू सोना से बात नहीं करता, जब तक मैं यूट्यूब नहीं खोलता, तब तक मेरी भी दिनचर्या खराब रहती है। तो 8 घंटे तो हमको चाहिए ही चाहिए। 2 घंटे हमको थोड़ा सा मोबाइल फोन को देना पड़ता है। अब क्या करते हैं, शांति काल के अंदर 1 घंटा थड़ी पे बैठ के थोड़े बहुत गप्पे सप्पे मारने पड़ते हैं। 1 घंटा किसी दोस्त से बात करनी पड़ती है। वो चीजें अब आपको छोड़नी पड़ेंगी। इंस्टाग्राम डिलीट कर देना फोन से आज। किसी को लगता है कि सर लो सर मैं तो अभी फोन निकाल के अभी डिलीट करता हूँ, तो ये तो तुम्हारा बेहतरीन डेडिकेशन है, बहुत अच्छा समर्पण होगा तुम्हारा। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम तुम्हारा आज डिलीट कर देना। फेसबुक से तुम्हारा कोई काम नहीं है, या हिंदी यूट्यूब से रखना। बस तुम्हें लगता है कि सर यूट्यूब पे कोई क्लास देखनी है मेरे को, वो तुम देख लिया करना। इंस्टाग्राम आज से डिलीट कर देना, फेसबुक आज से डिलीट कर देना। आलतू फालतू के दोस्त है उनको बोल देना भाई अब मिलते हैं अपन 8 महीने बाद। कितने महीने बाद? अब मिलेंगे अपन 8 महीने बाद। और 1015 पद है, मैं गारंटी से कह रहा हूं 200 जो पद है ना, 200 पद, मैं ये नहीं कह रहा 1015 पद में से 600 बच्चे वो सिलेक्ट होंगे जो फ्रेशर होंगे। 200 बच्चे वो सिलेक्ट होंगे जिन्होंने पहली बार तैयारी करना शुरू किया है। वो विद्यार्थी जिनको नहीं पता कि सर आहार सभ्यता उदयपुर में है, वो विद्यार्थी जिनको नहीं पता कि सर संविधान सभा की सबसे पहली मांग 1895 में बाल गंगाधर वो करके जाते हैं, वो विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे पहली बार 200 में। लेकिन उनका डेडिकेशन काम देगा। तो आप आज से ही तुम्हें यह ठाननी है कि सर 8 घंटे तो हमको डेली पढ़ना है। तो पढ़ लोगे ना आज से डेली 8 घंटे अपने। यहां से जाने के बाद 4 घंटे, और सुबह वापिस 4 घंटे, ये तुम्हारी 8 घंटे पढ़ाई हो गई। अच्छा पढ़ना कैसे है, ये बात भी तो है। तो कितने लोग हैं जिनको याद हो जाता है, कितने लोग हैं जिनको याद नहीं होता? तो पहले तो वो हाथ खड़े करो जिनको याद नहीं होता। याद नहीं होता। मैंने कोई एक पेज लिखा दिया कि भाई बागोर सभ्यता ये काके की बिना चेंज की तुम्हें सुनाना है, याद हो जाता है? नहीं होता। होता क्या है, हम लोगों ने कोई संविधान सभा का एक पेज है कि 1895 बाल गंगाधर, फिर गांधी जी, फिर जवाहरलाल, फिर नेहरू समिति, ये पूरा पेज है। ये पूरा पेज आपने पढ़ लिया, ठीक है सर मैंने पूरा पेज भी पढ़ लिया। अब पूरा पेज पढ़ने के बाद सर जब मैं सुबह उठता हूं ना, तो मेरे को नहीं पता कि पहले मांग कौन करता है। यही होता है तुम्हारे साथ भी कि सर 1-2 दिन बाद ना चीजें मेरे दिमाग से डिलीट होना शुरू हो जाती हैं। तुम्हें क्या करना है, तुमने ये पूरा पेज याद कर लिया। इस पेज को याद करने के बाद अपनी कॉपी करनी है बंद, और कॉपी बंद करने के बाद मनी मन याद करना है कि 1895 में वो था, फिर 22 में वो था, फिर 28 में वो था, फिर 32 में वो था। मनन करना है। क्या करना है तुम्हें? अपने गांव में कहता है ना कि पढ़नो कौन गुणनो है। मतलब पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे अंदर गुणों का विकास होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमको पढ़ाई कम करनी, लेकिन मनन ज्यादा करना है। कोई टॉपर आके कहता है ना कि मैं 18 घंटे पढ़ता था, वो 18 घंटे नहीं पढ़ता था। वो पढ़ता तो तुम्हारे 9 घंटे ही था, लेकिन बाकी के जो 9 घंटे है ना, वो रिवीजन करता था। रिवीजन कैसे? वो दोस्तों के पास बैठा हुआ है और दोस्तों बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में ज्योग्राफी चल रही है। वो खाना खा रहा है और दोस्तों खाना खाते खाते तारक मेहता का चश्मा देख रहे हैं, लेकिन वो खाना खाता खाता क्या कर रहा है, अपने दिमाग में हिस्ट्री रिवाइज कर रहा है, हिंदी रिवाइज कर रहा है। यही तुम्हें करना है। कम समय में सिलेक्शन लेना है, तो थोड़ी बहुत चीजें तो तुम्हें मैनेज अपने करनी पड़ेंगी। तो तैयार हो तुम अब? और किसी के मन में डाउट कि सर मेरे मन में ये डाउट है? डाउट तो पढ़ाने के बाद आएंगे मन में। फीस की तुम लोगों ने पूछ ही ली अपने, फीस की टेंशन मत लेना। मैं पहले बता दूं, वो विद्यार्थी जो सोचे कि सर यहाँ फीस ज्यादा है इसलिए मैं कोचिंग छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं, फीस के लिए मैं बैठा हूँ। आपको लगता है कि सर मेरे पास तो 12,000 रुपए, 13 है, 14 है, जो भी है, पर तुम फीस लो, पढ़ो। पहला उद्देश्य किस पे? अपने सिलेक्शन पे। मैंने कल सेमिनार के अंदर भी यही बात कही थी कि नई नई संस्थान बच्चों से ज्यादा, पैसों से ज्यादा कहाँ फोकस करती है? अपने बच्चों पे। तो बाकी चीजें तो आप देखो मेरे से भी ज्यादा समझदार है। आपको पता होगा आजकल हर विद्यार्थी यूनिवर्सिटी अपने फोन में लेके चलता है, तो मास्टर को ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो अपने शुरू करें। तो हेडिंग डालो आज, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। आपका नाम? हाँ,
विशेष, आप कहाँ से हैं? जयपुर से ही हैं? अच्छा, पहले कोचिंग कर रखी है? कहाँ से? सम्यक से। तो वापस पीएसआई का मुड़ाओ कैसे? अच्छा, लो फील्ड है, तो आरएस की कोचिंग पूरी हो गई? पूरी हो गई आरएस की, कंप्लीट हो गई? मतलब मेंस में, इंटरव्यू में, किस में? अच्छा फ्री है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 64 ये वाली वैकेंसी के अंदर ही? हाँ। अरे वो बड़ा दुख होता है जब पास से गुजर के निकलते हैं, तो है ना। कोई बात नहीं, अपने इस बार ढंग से करो, पीएसआई में सेलेक्ट हो जाओगे। होता क्या है, मेरे पास कई स्टूडेंट आएगी, सर मैंने आरएस प्री दिया, उसमें नहीं हुआ। मैंने सर 2021 के अंदर पटवारी दी, उसके बाद मेरे को कोई वो नहीं मिली भर्ती। फोर्थ ग्रेड में बनना नहीं चाहता, मैंने आरएस प्री मैंने कैसे कैसे करके पास किया, मेरा मेंस में लटक गया, मेरा मेंस नहीं हुआ, अब क्या करूं मैं? तो उनके लिए आरपीएससी ने सही समाधान निकाल दिया, तुम्हारे लिए पीएसआई निकाल दी ना। बेरोजगारों के लिए थानेदार बहुत अच्छी वैकेंसी है। दरोगा एक डील तुम्हारे 50-50 लाख की होती भाई साहब, छोटी मोटी भर्ती नहीं है। ठीक है, बस वो डील करने के लिए 8 महीने पढ़ना है अपने। ठीक है, तो देखो राजस्थान इतिहास में आरपीएससी का जब मैंने ट्रेंड देखा कि यार आरपीएससी का जब मैंने ट्रेंड देखा कि भाई पीएसआई किस पोर्शन से इतिहास और कला संस्कृति में ज्यादा सवाल पूछती है, हमें इस तैयारी के दौरान ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक को ज्यादा समय देना है और किस टॉपिक को थोड़ा कम समय देना है। अपने इतिहास में 3 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन अपने होता है प्राचीन काल। एक कौन सा पोर्शन होता है अपने? प्राचीन काल। एक पोर्शन अपने होता है आधुनिक काल। एक कौन सा पोर्शन होता है अपने? अरे बोलो सब। आधुनिक काल। और एक पोर्शन अपने होता है मध्यकाल। एक कौन सा पोर्शन होता है अपने इतिहास में? 3 पोर्शन होते हैं। पहला कौन सा? अरे सारे बोलो एक बार, वापिस बोलो। दूसरा कौन सा पोर्शन होता है? तीसरा कौन सा पोर्शन होता है? प्राचीन काल। जब भारत का प्राचीन काल पढ़ते हैं तो ले दे के पन्ने भरते हैं 150। कितने पन्ने भरते हैं? और गारंटी भी नहीं है सवाल 1 आएगा 2 आएगा, क्या पता सवाल आए भी नहीं। जब राजस्थान का प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो पन्ने भरते हैं 15 से 20 और क्वेश्चन आते हैं 2 से 3। कितने क्वेश्चन आते हैं? जब राजस्थान का आधुनिक काल पढ़ते हैं तो पन्ने भरते हैं 60 से 70 और सवाल आते हैं हर एग्जाम के अंदर 5 से 6। कितने सवाल आते हैं? जब राजस्थान की मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पन्ने भरते हैं कम से भी कम 200। 200 तो मैंने थोड़े ज्यादा बता दिए। मैं अगर उतना कंटेंट लिखाऊं कि ये कंटेंट आएगा ही आएगा तो मैं कह सकता हूं अगर 120 पन्ने मान के चलो, और मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि यहां से सवाल पूछेगा या फिर नहीं पूछेगा, क्योंकि आजकल आरपीएससी का ट्रेंड ऐसा हो गया कि राजा महाराजा उसने पूछना कर दिए बंद। अब आरपीएससी बढ़ रही है अपने एंशिएंट की तरफ, मॉडर्न की तरफ और कला संस्कृति की तरफ। किसकी तरफ? कला संस्कृति की तरफ। सर ये इशारा हम कैसे समझे कि हम ट्रेंड को समझ पाए कि प्राचीन काल में इस टॉपिक से ज्यादा सवाल आ रहा है, आधुनिक काल से इस टॉपिक से ज्यादा सवाल आ रहा है, मिडिवल से अपने इस टॉपिक से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। कोई दिशा विशा नाम की बुक आती है तुम्हारे, वो किताब सबके पास है या नहीं है? कितने लोगों के पास है दिशा? जिनके पास नहीं है एक बार खरीद लेना। ये तो है नहीं कि उसको 1 साल से रख रखिए, सर मैंने तो अब तक उसकी शिकल देखी नहीं है। डेली जाना। मैंने यहाँ कोई टॉपिक पढ़ाया सभ्यता का, मैंने यहाँ कौन सा टॉपिक पढ़ाया? सभ्यता का। घर जाने के बाद उसमें पन्ना देखना कि सभ्यता कहाँ लिख रखी है, फिर देखना कि सर आपने जो पढ़ा है इसमें से ये सवाल आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। सर 2 सवाल मुझे थोड़े से अलग मिले, 2 सवाल मुझे थोड़े से आउट मिले, उन 2 सवालों को अपने नोट कर लो, 2 सवालों को अपने नोट कर लो। अब 1-2 कमेंट में देख रहा था वीडियो पे, एक कमेंट तो यार रखा था कि सर आजकल तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखा हमने सर, फर्स्ट ग्रेड के पेपर के अंदर मास्टरों के तोते उड़ रखे हैं। और रियलिटी बताऊं तो तुम में से आधे लोगों ने पेपर भी नहीं देखा होगा। नहीं देखा ना, बस तुमने सुना है ना कि फर्स्ट ग्रेड का पेपर थोड़ा टफ आया था, और तुम सुन के ही सीरियस मान के बैठो कि हाँ यार फर्स्ट ग्रेड का पेपर तो बहुत सीरियस आया था। अरे तुम फर्स्ट ग्रेड की तुलना फोर्थ ग्रेड से कर रहे हो, ये संभव है? असंभव। फोर्थ ग्रेड का पेपर यार, ऐसे सवाल आएंगे बागौर कहाँ स्थित है, आहड़ कहाँ स्थित है। अब फर्स्ट ग्रेड के अंदर 11वीं 12वीं के मास्टर चाहिए होते हैं, उनको तो लेवल के सवाल पूछेंगे अपने। फर्स्ट ग्रेड आरएस के टक्कर की एग्जाम होती है, लेकिन पीएसआई में तुम ऐसी टेंशन मत लेना। पीएसआई का पेपर देखना तुम इस बार, आरपीएससी के छक्के छुड़ाती है एक एक के। इस बार टक्कर का पेपर आएगा तो तुम्हें पढ़ना भी उस हिसाब से है
और हमें पढ़ाना भी उसी हिसाब से। मैं मानता हूं कि अध्यापक की भूमिका 60% होती है, केवल 60%। 40% सिलेक्शन तुम्हें तुम्हारा सेल्फ स्टडी दिलाएगी। कोचिंग कभी किसी विद्यार्थी को सिलेक्शन नहीं दिलाती। ये बात आज दिमाग से हटा देना कि सर मैं कोचिंग करूंगा तो मैं सिलेक्शन ले लूंगा। मेरे जाने कितने जानकार है जिन्होंने 4-4 साल से जयपुर की हर कोचिंग में आरएस की कोचिंग कर ली, लेकिन अब भी उनसे प्री पास नहीं हो रहा, क्योंकि वो केवल कोचिंग के भरोसे बैठे हैं, खुद के भरोसे नहीं। इंसान को खुद पे भरोसा होना चाहिए। आज मैं खुद पे भरोसा है इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा पा रहा हूं, तुम्हें खुद पे भरोसा है इसलिए तुम यहाँ के बैठे हो। तो पहली बात, सेल्फ स्टडी को ज्यादा टाइम देना। कोचिंग तुम्हारी 4 घंटे की है तो तुम्हारी 8 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, ठीक है? कंप्लीट बात। तो हम लोग आज प्राचीन काल पढ़ेंगे, क्योंकि प्राचीन काल 15 से 20 पन्नों का है, कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर से सवाल कितने मिलेंगे हमको? यहाँ से 2 से 3 सवाल मिलेंगे। प्राचीन काल जैसे ही कंप्लीट होगा हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे, और मॉडर्न जैसे ही कंप्लीट होगी हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। कल्चर से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तुम्हें इस बार पीएसआई में, क्योंकि कला संस्कृति सब ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। आर्ट एंड कल्चर के ऊपर हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। एक और प्लस पॉइंट तुम्हारा ये होगा यहाँ पे कि मैंने कोई सभ्यता का टॉपिक आपको पढ़ाया, सभ्यता का टॉपिक जैसे कंप्लीट होगा, अब तक सारी एग्जाम में सभ्यता के जितने क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो मैं आपको यही क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, PYQ। क्योंकि मुझे पता है हर विद्यार्थी घर जाके सोल्व नहीं कर पाता, तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें यही सोल्व कराऊं। थोड़ा थोड़ा ध्यान तुम पे दिया जाएगा। और तुम्हें लगता है कि सर मैं क्लास में खड़ा होकर डाउट नहीं पूछ सकता, तो तुम्हें क्लास से फ्री होने के बाद टीचर ही बैठे मिल जाएंगे, वहां अपने डाउट क्लियर करना है। तो अब मेरे को बता दो कि सर पहला डाउट मेरे को तैयारी में ये आ रहा है, या फिर मैं इस तरह तैयारी शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे क्या करूँ? किसी भी प्रकार का डाउट हो, मतलब पर्सनल जो सु भी हो, आ रहा है मन में कोई डाउट, पूछने की इच्छा है कुछ? हाँ पूछो। हाँ क्या करना है अपन को? ओ जो उसका हो जाता है सर, ये बड़ी दोहरी समस्या है मेरे साथ में, है ना, कि सर 2 महीने तो जोश ऐसा रहेगा कि अब तो मैं रात दिन उखाड़ दूं। कोई मेरे पास एक फोन आया, हेलो कहाँ है यार, चाय पीने आ जा रहे? नहीं यार, भर्ती आ रहा कि थानेदार की, मेरे को 2 स्टार कंधे पे लगाना है। 2 महीने बाद आगे से फोन करते रहे, यार घनी कर ली तैयारी चल रही है यार, थड़ी पे बैठकर थोड़ी चाय वाय पीएंगा, बातचीत करेंगे। यही हाल होता है तुम्हारे साथ भी। पर इस हाल को बरकरार रखना है। वो जो दोस्त तुम्हें चाय पीने के लिए बुला रहा है वो ऑलरेडी 9 घंटे पढ़ के आता है, ठीक है? वो ऑलरेडी 9 घंटे पढ़ के आता है। तो पहली बात, अपनी कंपनी सुधार लेना भाई। सिलेक्शन लेना है, जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो अपनी कंपनी सुधार लेना। उन दोस्तों से व्यवहार रखो जिन दोस्तों का उद्देश्य जीवन में कुछ करने का होता है, ना कि उन दोस्तों के साथ जो जीवन में निठल्ले बने पड़े हैं, जो वेल्ले घूम रहे हैं। अगर उनके साथ व्यवहार रखोगे, 5 साल बाद वो तुम्हें कहीं और मिलेंगे, तुम कहीं और मिलोगे। 5 साल बाद कोई शादी करने का नाम नहीं लेगा। और आजकल ब्याह करने के लिए भी क्या जरूरी होगी अपने? नौकरी। नौकरी चाहिए ना, नौकरी है तो छोकरी मिलेगी आजकल छोरों को, वरना कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तो पढ़ाई ढंग से करनी है, ये जोश को कम मत होने देना भाई, है ना। मैं पूरा प्रयास करूंगा तुम्हारा जोश कम ना हो, बाकी तो अपने प्रयास करना। तो डाल ली तुम सब लोगों ने हेडिंग? चलो तो अपना अभी स्टार्ट करते हैं चीजें। अपने एक मिल नाम का इतिहासकार था। क्या नाम था इतिहासकार का? अरे सोना नहीं है पहली बात तो। बोल बोल के चीजें ढंग से याद होती हैं। वो विद्यार्थी जो मन में याद करते हैं, 2 मिनट तक तो उनका मन किताब में रहता है, 2 मिनट बाद वो जयपुर के किसी हवा महल में घूम रहे होते हैं। तो तुम्हें ढंग से पढ़ना है अपने, बोल बोल के। एक मिल नाम का इतिहासकार था। कहते हैं कि मील को पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, और मील ये चाहता था कि यार मैं भारत घूमूं, मैं जापान घूमूं, मैं ताइवान घूमूं, मैं इंडोनेशिया घूमूं, मैं सिंगापुर घूमूं, मैं बर्मा घूमूं। इसका मतलब जगह जगह इसको घूमने का शौक था। इसने जापान का इतिहास पढ़ा, इसने बर्मा का इतिहास पढ़ा, इसने सिंगापुर का इतिहास पढ़ा, इसने श्रीलंका का इतिहास पढ़ा। एक दिन इसके मन में आया कि यार मैंने भारत के अंदर दक्षिण भारत की स्थापत्य कला देखी है, वहां के मंदिर बहुत अच्छे हैं, वहां की नदियां बहुत अच्छी हैं, वहां के झरने बहुत अच्छे हैं, और तो और यार वहां की खुदाई कराने के लिए मैंने निकाला तो वहां से ना सांची के स्तूप निकले भगवान बुद्ध के, तो मेरे को यार वो देख के आने। तो मील के मन में बेहद ज्यादा इच्छा थी कि यार मैं इंडिया घूम के आऊं। तो इसने 4-5 दोस्तों को बोला कि यार क्यों ना अपन इंडिया चलते हैं। इसने कहा वहां ये सुंदर है, ये सुंदर है, ये सुंदर है। दूसरे दोस्त ने सवाल किया और क्या क्या सुंदर है? बोला और तो बाद में बताएंगे, तू चल तो सही, अपने बहुत कुछ सुंदर है अपने। तो मील आया इंडिया, मील भारत घूमता है। इसने यहाँ की नदियां देखी, इसने यहाँ के मंदिर देखे, यहाँ की स्थापत्य कला देखी, यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, बड़ी बड़ी इमारतें देखी। इसने कहा यार
इंडिया वालों, तुम्हारा इतिहास 3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। कौन कौन से 3 भाग बताए इसने? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इतिहासकार का नाम क्या था? इंग्लैंड का आदमी था। कहां का था अपने? तो आगे से आपसे कोई पूछे कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस इतिहासकार को दिया जाता है? कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला कौन सा? प्राचीन काल। दूसरा कौन सा? मध्यकाल। तीसरा कौन सा? ठीक है सर, 3 भागों में बांटा। पहला भाग सर आपने बताया प्राचीन काल, दूसरा भाग बांट के जाता है मध्यकाल, तीसरा भाग इसने बांटा अपने आधुनिक काल। आधुनिक काल। एक दिन गांव में खड़ा होकर किसी सभा के अंदर कह रहा था कि और देखो भारत वालों, मैंने तुम्हारा इतिहास 3 भागों में बांट दिया और देखो मैंने कितना बड़ा काम किया है। अपने किसी गांव के छोरे ने सभा में यूं पूछा खड़ा होके कि तेरे पास में क्या प्रमाण है कि तू हिंद कुश की पहाड़ियों को क्रॉस करके हमारे इतिहास को 3 भागों में बांट सकता? उसने बोला ठहरो ठहरो ठहरो, मैं बताता हूं तुम्हें कैसे बटा हुआ है। इसने कुछ नाम लेना शुरू किया। इसने बोला देखो, चंद्रगुप्त, अशोक, राजेंद्र, राजराजेश्वर, मृच्छकटिकम। इसने बोला ये कुछ हिंदी संस्कृत टाइप के नाम लग रहे हैं अपने, मृच्छकटिकम, राजेंद्र, राजराजेश्वर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक। बोला जब हिंदुओं का राज था उसको कहा गया प्राचीन काल, जब हिंदुओं का राज था उसको क्या कहा गया अपने? अगला आया मध्यकाल, कि भाई साहब जब मुगलिया सल्तनत तुम्हारे हिंदुस्तान में आ चुकी थी, जब मुसलमान तुम्हारे हिंदुस्तान में अपनी सत्ता स्थापित कर चुके थे, उसको कहा गया अपने मध्यकाल। क्या कहा गया उसको? अगला अपने आता है आधुनिक काल। और मिलने का भाई साहब जब गोरे आए ना, जब हम तुम्हारे भारत में आए ना, तब तुम क्या हुए थे अपने? आधुनिक। तो इसका मतलब अंग्रेज भले लोग थे, बुरे लोग थे। अंग्रेज भले भी थे, अंग्रेज बुरे भी थे। अंग्रेज आए, हमने चाय पीना सीखा। अंग्रेज आए, हमने पैंट और शर्ट पहनना सीखा। अंग्रेज आए, हमने फोन पे बात करना सीखा। यहां तक कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे राजा महाराजा एक दूसरे में लड़ा मरते थे। पहले कोई जोधपुर का शासक जयपुर पे अटैक कर रहा है, जयपुर का शासक वहां अटैक कर रहा है, अलवर का शासक ठेठ मारवाड़ पे अटैक कर रहा है। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आने के बाद में अलग अलग रियासतों के साथ में संधियां स्थापित की, समझौता किया, और राजस्थान में धीरे धीरे शांति व्यवस्था स्थापित हुई। तो अंग्रेजों के आने के बाद में राजस्थान में युद्ध बंद हो गए थे। अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान में युद्ध बंद हो गए थे। तो मील ने तो कहा भाई साहब अगर तुम्हारे डॉकरों ने एयर कंडीशनर जिंदगी गुजार दी धोती पहन पहन के, तुम्हें पेंट पहनना किसने सिखाई? अपने अंग्रेजों ने। तो समझ आ गई बात। हमारा इतिहास कितने भागों में डिवाइड है? 3 भागों में। पहला भाग कौन सा है? दूसरा भाग कौन सा है? तीसरा भाग कौन सा है? जब हिंदुओं का राज था उसको क्या कहा गया? जब मुसलमानों का राज आया उसको क्या कहा गया? जब अंग्रेजों का राज है उसको क्या कहा गया? अच्छा, अब हमको किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस हमें पता होना चाहिए। हमें अगर सिलेबस नहीं पता तो हम धूल में लट मार रहे हैं, तो हमें धूल में लट नहीं मारनी। तो प्राचीन काल के अंदर कौन कौन से टॉपिक है? प्राचीन काल के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक स्थल। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अपने? पुरातात्विक स्थल। अगला टॉपिक अपने पास में आता है जनपद। मध्यकाल की मैं अगर बात करूं तो कुछ वंश पढ़ेंगे। जैसे एक वंश अपने पास में आता है गुहिल वंश, एक हम लोग पढ़ेंगे राठौड़ वंश, एक हम लोग पढ़ेंगे कछवाहा वंश, एक हम लोग पढ़ेंगे चौहान वंश, एक हम लोग पढ़ेंगे परमार वंश, एक हम लोग पढ़ेंगे प्रतिहार वंश। प्राचीन काल के अंदर 2 टॉपिक, कौन कौन से? पुरातात्विक स्थल और जनपद। मध्यकाल के अंदर गुहिल वंश, राठौड़ वंश, कछवाहा वंश, चौहान वंश, परमार वंश, प्रतिहार वंश। बात आती है आधुनिक काल की। आधुनिक काल के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। ठीक है भाई, अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने हमारे मजदूरों को परेशान किया, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे किसान आंदोलन। कौन सा पढ़ेंगे अपने? बाद में अपने ट्राइब्स एरिया के जो लोग थे उन्होंने भी शुरू कर दिया आंदोलन, तो हम लोग पढ़ेंगे अपने जनजातीय आंदोलन। कौन से आंदोलन? जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन के बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने प्रजामंडल। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अपने?
प्रजामंडल। प्रजामंडल के बाद हम लोग पढ़ेंगे रियासतों का एकीकरण। क्या पढ़ेंगे भाई? एकीकरण का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन का मतलब है नेताओं ने हमारे समाज में सुधार करने का प्रयास किया, तो अलग अलग सभाएं बनाई उन्होंने, उसको हम लोगों ने बोला राजनीतिक संगठन। और एक टॉपिक पढ़ेंगे स्वतंत्रता सेनानी। कौन सा पढ़ेंगे अपने? स्वतंत्रता सेनानी। और एक टॉपिक बचा हुआ है, वो आप इसको यहां ऐड कर लेना, समाचार पत्र। कौन सा टॉपिक अपने? चलो तो ठीक है सर। मैंने आपको बताया कि एक मील नाम का इतिहासकार था, उसने अपने इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। मैंने कहा सर पहला भाग है प्राचीन काल, जब हिंदुओं का राज था क्या कहा गया उसको? प्राचीन काल। जब मुसलमानों का राज है उसको क्या कहा गया? मध्यकाल। जब अंग्रेजों का राज है उसको क्या कहा गया? आधुनिक काल। प्राचीन काल के अंदर हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्थल और अपने जनपद। अभिलेख वगैरह वो अपने स्रोत के अंदर आएंगे, वो मैं आपको आगे और सारी चीजें मैं करा दूंगा। अगला आता है मध्यकाल के अंदर कुछ वंश पढ़ेंगे। पहला वंश कौन सा है? गुहिल वंश। अगला कौन सा है? अगला कौन सा है? अगला कौन सा है? अगला परमार और प्रतिहार वंश। ठीक है सर। एंशिएंट और मिडिवल के टॉपिक ये हो गए। अब दे रखा है अपने आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंदर पहला कौन सा टॉपिक है अपने? अगला 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 एकीकरण, राज्य संगठन, स्वतंत्र समाचार और समाचार पत्र। ये अपना हिस्ट्री का पूरा सिलेबस है जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो एक बार सिलेबस तुम उतार लो। उतारना स्टार्ट कर दिया फिर नहीं किया? अभी कर दिया। चलो ये उतार लो, फिर 2 लाइन में इसके बाद लिखा दूंगा आपको। कोई शब्द समझ नहीं आए तो मेरे को बता देना। आ रहा है लगभग समझ में जो लिखा हुआ है बोर्ड पे? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल के अंदर 2 टॉपिक लिखो अपने, पुरातात्विक स्थल और जनपद। पुरातात्विक स्थल और जनपद। अगला अपने आता है मध्यकाल। मध्यकाल के अंदर अपने लिखो गुहिल वंश, राठौड़ वंश, कछवाहा वंश, चौहान वंश, परमार वंश और अपने प्रतिहार वंश। अगला दे रखा है आधुनिक काल। आधुनिक काल में लिखना शुरू करो। 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल, एकीकरण, राजनीतिक संगठन और स्वतंत्रता सेनानी और समाचार पत्र। उतार लिया? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल में 2 टॉपिक मैंने आपको बताए, पुरातात्विक स्थल और अपने जनपद। मध्यकाल के अंदर गुहिल वंश, राठौड़ वंश, कछवाहा वंश, चौहान वंश, परमार वंश, प्रतिहार वंश। आधुनिक काल के अंदर अपने क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल, एकीकरण, संगठन, स्वतंत्रता सेनानी और अपने समाचार पत्र। उतार लिया सबने? रह तो नहीं गया किसी का? चलो तो आगे अब अपने एक लाइन लिखो। इतिहासकार मील ने, इसके नीचे इतिहासकार मील ने भारतीय इतिहास को, इतिहासकार मील ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। इतिहासकार मील ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा अपने? 3 भागों में बांटा। और तीनों भाग मैंने आपको लिखा दिए। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से ये बन सकता है कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, जो तुमने लिख लिया अपने मील ने बांटा था।
चलो अब तो पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राचीन काल। तो अपने हेडिंग डालो, राजस्थान का प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, राजस्थान का प्राचीन इतिहास लिख लिया। चलो तो राजस्थान के प्राचीन इतिहास के अंदर पहला टॉपिक कौन सा लिखा है मैंने आपको, पुरातात्विक स्थल। पहला टॉपिक डालो अपने, पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल। देखो भाई अब यहां ध्यान देना बोर्ड पे, अपने कॉपी बंद कर दो एक बार तुम सारे, कॉपी ऑफ, केवल फोकस ऑन बोर्ड। पुरातात्विक स्थल के अंदर सबसे पहले हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, परिचय। परिचय के अंदर दो बातें पढ़ेंगे। परिचय के अंदर हम लोग सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि सर इसकी स्टडी कौन करता है, इसकी अपने स्टडी का मतलब अध्ययन कौन करता है। अगली चीज पढ़ेंगे कि सर इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है। जानकारी का मतलब मैं कह दूं कि यार कोई गंगानगर का विधायक है, उस गंगानगर के विधायक को अपने क्षेत्र में स्कूल बनानी है, मतलब विकास कराना है, तो उसकी जानकारी कहां से लेगा, विधानसभा से लेगा। तो यही बातें पढ़ते हैं कि यार पुरातात्विक स्थल की जानकारी देने वाली कोई तो संस्था होगी। अपने बागोर नाम की कोई सभ्यता है, अपने आहाड़ नाम की कोई सभ्यता है, अपने कालीबंगा नाम की कोई सभ्यता है, इनकी जानकारी देने वाला कोई तो डिपार्टमेंट होगा। उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं राजस्थान पुरातत्व विभाग। उसी तरह अपने कोई डिपार्टमेंट होगा जिनकी जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम लोग परिचय पढ़ेंगे, और परिचय के अंदर दो बातें पढ़ेंगे, स्टडी कौन करता है और जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। जब ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपने वर्गीकरण वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। जब वर्गीकरण कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं, मतलब प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं। तो राजस्थान के पुरातात्विक स्थल के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे परिचय। परिचय के अंदर स्टडी कौन करता है, मतलब अध्ययन कौन करता है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे जानकारी कहां से प्राप्त होती है। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है प्राचीन इतिहास के हिसाब से इतिहास को कितने भागों में बांट रखा है। तो वर्गीकरण के अंदर सेपरेशन का पार्ट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अगला पढ़ेंगे प्रमुख पुरातात्विक स्थल। जब इतिहास को पढ़ते हैं ना तो हमें नहीं पता कि सर इतिहास की जानकारी कहां से प्राप्त होती है। सर महाराजा हम लोग ने पढ़ लिए, सर सभ्यताएं हम लोग पढ़ लेंगे, सर इतिहास की जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तुमने कोई पुरातात्विक स्थल देखा, तुमने कहा कि सर मैं अलवर का हूं, अलवर के अंदर कोई राजगढ़ नाम का स्थान है, वहां पे कोई गुफा है, लेकिन मुझे नहीं पता उसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तो इसका मतलब सर वो पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है। इतिहास की जानकारी देने वाले दो स्रोत है। कितने स्रोत है अपने, दो। एक स्रोत है साहित्यिक स्रोत। कौन सा स्रोत है अपने, तेज बोलो, कौन सा स्रोत है। एक स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, एक कौन सा है अपने, इतिहास की जानकारी देने वाले दो स्रोत हैं। पहला जो स्रोत है उसको बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। पहला स्रोत कौन सा है अपने, साहित्यिक स्रोत। अभी बताऊंगा साहित्यिक स्रोत क्या होता है। अगला जो स्रोत है उसको हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। उसको क्या बोलते हैं अपने, पुरातात्विक स्रोत। मैं कहूंगा कि यार तुमने कुछ नाम सुने होंगे, कौटिल्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, मैं कहूंगा पाणिनि की कोई पुस्तक है अष्टाध्यायी, अपने वेदव्यास लिख के गए महाभारत, अपने कोई बड़ली अभिलेख प्राप्त होता है। इसका मतलब वो स्रोत जिनकी कोई भाषा होती है, जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, जिनकी कोई लिपि होती है, उन्हें क्या कहते हैं अपने, साहित्यिक स्रोत से एक शब्द निकल के आ रहा है साहित्य। क्या शब्द निकल के आ रहा है, अब साहित्य तो भाई साहब लिखा हुआ मिलता है। साहित्य कोई भाटे के रूप में थोड़ी प्राप्त होता है। साहित्य तो हमको बुक्स में प्राप्त होता है, किसी लिपि में प्राप्त होता है, चाहे कोई देवनागरी लिपि हो, चाहे कोई और लिपि हो। सो बात की एक बात यह है कि सर वो स्रोत जिनकी कोई भाषा होती है, वो स्रोत जिनकी कोई लिपि होती है, वो स्रोत जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपने, उन्हें साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इतिहास की जानकारी कितने स्रोतों से प्राप्त होती है, दो स्रोतों से। पहला स्रोत कौन सा है अपने, अगला स्रोत कौन सा है, साहित्यिक स्रोत। का मतलब मैंने आपको बताया कि वो स्रोत जिनकी कोई भाषा होती है, वो स्रोत जिनकी कोई लिपि होती है, वो स्रोत जो हमें किस रूप में प्राप्त होते हैं, लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपने, साहित्यिक।
मैं कह दूंगा कि यार आज मैंने तुम्हें इतिहास लिखा दिया, पूरा हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब तुम इसको रख दोगे, तुम जब 60 साल के हो जाओगे तुम कहोगे यार मेरी कोई साहित्य की बुक निकाल के लाना यार। तो ये लिखित रूप में ही तो है, ये तुम्हारा साहित्यिक स्रोत है। तो वो स्रोत जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, वो स्रोत जिनकी कोई भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, जिनकी कोई लिपि होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अपने बार बार रिवीजन करवाना है, बार बार मनन करना है। एक बार याद हो गया ठीक है, दूसरी बार याद करना है, तीसरी बार याद करना है। कोई भी विषय, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपको पॉलिटी पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, करंट पढ़नी है, सर्वे पढ़ना है, हिंदी पढ़नी है, आसानी से चीजें थोड़ी याद हो जाएंगी। एक सब्जेक्ट पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा, हमको बैलेंस करके चलना है। और बैलेंस करके तभी चल सकते हैं जब क्लास में बैठ के ध्यान से पढ़ेंगे। बैलेंस करके तभी चल सकते हैं जब क्लास में याद हो गया, घर जाके याद करेंगे, सोने से पहले उसको रिवाइज करेंगे, सुबह उठते ही धरती में पैर टेकने से पहले मन ही मन उसका मनन करेंगे, तब बैलेंस में चलेंगी चीजें। तो ऐसे तुम्हें बैलेंस में चलाना है, ठीक है। कौन सा इतिहासकार था जिसने इतिहास को 3 भागों में बांटा? कितने भागों में बांटा? पहला कौन सा था? प्राचीन काल। दूसरा कौन सा था? मध्य काल। तीसरा कौन सा था? आधुनिक काल। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम लोग कौन सा काल पढ़ रहे हैं? प्राचीन काल में पहला टॉपिक कौन सा है? इस पुरातात्विक स्थल के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा? परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद क्या पढ़ेंगे? प्रमुख। फिर मैंने आपको बताया कि इतिहास की जानकारी कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? 2 स्रोतों से। पहला स्रोत कौन सा है? दूसरा स्रोत कौन सा है? साहित्यिक स्रोत का मतलब वो स्रोत जिनकी कोई जो हमें किस रूप में प्राप्त होते हैं। समझ आ गई बात? अगला स्रोत अपने पास बचा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है पुराने स्थान। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं क्या बोल सकता हूं? पुराने स्थान बोल सकता हूं। मैं कहूंगा कि यार भाई होली, राखी, दीपावली को तुम सब गांव जाते हो। गांव जाने के बाद भाई मेरा तो शौक होता है कि तो बच्चों के बीच में बैठूंगा या फिर बड़े बूढ़ों के बीच में बैठूंगा। अब घर में कौन होते हैं? बड़े बूढ़े, दादा दादी। अब दादा दादी के पास जाके बैठोगे तो दादा दादी तो तुम्हें कहानी सुनाएंगे कि फलानों को पोतो या करो, फलाने की छोरी नौकरी लग गई, फलानो यहाँ करो, फलानो यहाँ करो, ढिकानो यहाँ करो, अयान की कहानी सुनोते। अब दादा दादी के पास, एक दिन मैं दादा के पास जाके बैठा, मैं दादा से पूछा कि दादा अपने एक मनसा माता का मंदिर है और मनसा माता के मंदिर की कहानी कही है। भाई मैं जाऊं जब भक्त कहता रहे कि बहुत प्राचीन काल को मंदिर है तो कहानी तो बताओ, कहानी का है। मैंने कहीं पता थे, मर जाओगा 5 साल बाद, हमारा टाबर जब आएगा वो पूछेगा मनसा माता की कहानी बताओ, मैं कहीं बताऊंगा उनको, मेरे को तो पता ही नहीं है कुछ। तो कहेंगे रुक रुक मैं बताता हूँ। फिर दादा कहते हैं कि उस डूंगर में प्राचीन मंदिर था, पहले वहां शेर के निशान थे। कहते हैं कि कोई एक लेडीज गई और गोबर थापना होता है अपने गाँव में, छाने छाने जिनको बोलते हैं, गोबर थापने के लिए गई। तो कहते हैं कि उसने गोबर गलती से उस शेर के पैर पे रख दिए और शेर के पैर पे जैसे रखा तो देवी ने दर्शन दे दिए। और देवी ने जब दर्शन दिए तो वहां के लोगों ने कहा कि जय हो माता दी, जय हो माता दी, जय हो माता दी, और वहीं क्या बना दिया? एक मंदिर बना दिया। तो शेर के निशान एक स्थान था और वो माता का स्थान बहुत पुराना स्थान है, तो मैं उस माता के स्थान को भी बोल सकता हूँ पुरातात्विक स्रोत है। वो क्या है? एक अब क्या किया, 10-15 साल बाद उस माता के मंदिर के बाहर एक अभिलेख लगा दिया और उसके ऊपर लिख दिया एक पत्थर की लैंग्वेज में कि ये मनसा माता का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ शेर के निशान थे, एक महिला ने गलती से गोबर के छींटे दे दिए, देवी ने दे दिए दर्शन, और तब यहाँ के लोगों ने क्या बना दिया? मंदिर बना दिया। तो वो अभिलेख को मैं कह सकता हूँ क्या है? वो एक पुरातात्विक स्रोत है। वो स्रोत जो हमें शिलालेख के रूप में प्राप्त होते हैं, वो स्रोत जो हमें अभिलेख के रूप में प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अपने पुरातात्विक। अच्छा सर, इनकी जानकारी देने वाली कोई संस्था होगी, उस संस्था को बोलते हैं ASI। क्या बोलते हैं? ASI। इसकी फुल फॉर्म में भी बताता हूं आपको, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलते हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। एक बार नाम रिपीट करो भाई, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। इस ASI की स्थापना 1861 में हुई थी। अभी केवल इतनी से जानकारी रख लो कि पुरातात्विक स्रोत की जानकारी देने वाली संस्था कौन सी है? ASI। ASI का पूरा नाम क्या है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। और ASI की फुल फॉर्म क्या है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो वो स्रोत जिनकी जानकारी कौन देता है? ASI। उनको क्या बोलते हैं? पुरातात्विक
और साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या होता है, जो हमें किस रूप में प्राप्त होता है, भाषा के रूप में, जो किस रूप में प्राप्त होता है, लिपि के रूप में, जो किस रूप में प्राप्त होता है, हमें लिखित रूप में। तो अब आपको पता लग गया कि सर इतिहास की जानकारी कहां से प्राप्त होती है, इतिहास की जानकारी के कितने स्रोत हैं। अभी भी तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं कह दिया क्लास में एनर्जी रखनी है, अच्छी बात है, याद हो गया, पर एक बार बोल बोल के याद करते हैं तो मन ना मस्ती में झूमता है, और जब मस्ती में झूमते झूमते याद करते हैं तो चीजें लॉन्ग टर्म तक याद होती हैं। तो वापिस से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पेज उठा के। इतिहासकार का नाम क्या था जिसने इतिहास को 3 भागों में बांटा, क्या नाम था, कितने भागों में बांटा, पहला भाग कौन सा, प्राचीन काल, दूसरा भाग कौन सा, तीसरा भाग कौन सा। प्राचीन काल का मतलब जब हिंदुओं का राज था, मध्यकाल का मतलब जब मुगलों का राज था, आधुनिक काल का मतलब जब अंग्रेजों का राज था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि राजस्थान के प्राचीन काल में पहला टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, पुरातात्विक स्थल। उसके अंदर हम लोगों ने देखा सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, परिचय, फिर क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण, फिर क्या पढ़ेंगे, प्रमुख पुरातात्विक स्थल। उसके बाद मैंने कहा भाई साहब इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इतिहास की जानकारी कहां से प्राप्त हो रही है। तो मैंने कहा कि इतिहास की जानकारी हमें 2 स्रोतों से प्राप्त होती है। कितने स्रोतों से, पहला कौन सा, पहला कौन सा, तेज बोलो यूं नहीं, दूसरा कौन सा, ठीक है। साहित्यिक स्रोत का मतलब जो हमें भाषा के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनकी कोई लिपि होती है, जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होता है, उन्हें क्या बोलते हैं अपने। अगला स्रोत कौन सा बताया, जिनकी जानकारी कौन देके जाता है, कौन देके जाता है, वापस दिखा देता हूं आपको, कौन देके जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं। एएसआई का पूरा नाम क्या है, ठीक है, याद हो रहा है आपको, पक्का याद हो रहा है, समझ आ रही चीजें। अरे अपने यूं खुल के रहना है, घबराना नहीं है क्लास में, याद हो रहा है ना पक्का, का विद्या माता 100 याद हो रहा है। चलो तो कौन सा इतिहासकार था जिसने इतिहास को 3 भागों में बांटा, मील, कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। पहला भाग कौन सा था, अरे हंसना नहीं है, पहली पहली बार क्लास में बैठते हैं चीजें होता है, मन कहीं और जगह है, मन कहीं और जगह है, क्लास में ये देखो मील अपने 3 भागों में बांट के जाता है। पहला भाग था प्राचीन काल, कौन सा, दूसरा भाग था मध्यकाल, कौन सा, तीसरा भाग था आधुनिक काल। लिख लिया ना आपने, अपने क्लास में ढंग से चीजें याद करनी है ना। चलो तो अब प्राचीन काल के अंदर पहली हेडिंग डाली आप लोगों ने, चलो तो ये डाल लो पुरातात्विक स्थल, ऐसे कैसे उतार लो इनको एक बार, पुरातात्विक स्थल लिखो, उसके बाद नीचे डालते रहो, सबसे पहले परिचय, उसके बाद वर्गीकरण, उसके बाद अपने प्रमुख पुरातात्विक स्थल, इतना लिखो एक बार, परिचय, वर्गीकरण और प्रमुख पुरातात्विक स्थल। परिचय, वर्गीकरण और प्रमुख पुरातात्विक स्थल। उतार लिया इतना। परिचय के अंदर 2 शब्द लिखो, स्टडी और जानकारी। स्टडी को अध्ययन लिख सकते हो, अध्ययन और जानकारी, लिख लिया इतना। चलो अब अगला पेज था अपने, आगे लिखो इतिहास की जानकारी के स्रोत, इतिहास की जानकारी के स्रोत, इतिहास की जानकारी के स्रोत। इतना लिखो बस, इतिहास की जानकारी के स्रोत। पहला स्रोत लिखो साहित्यिक स्रोत, पहला स्रोत लिखो साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत लिख लिया सबने। अब इसके अंदर लिखो अपने वो स्रोत जो हमें किसी भाषा के रूप में, जो हमें किसी भाषा के रूप में, किसी लिपि के रूप में, वो स्रोत जो हमें किसी भाषा के रूप में, किसी लिपि के रूप में या किसी लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, या किसी लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, वो स्रोत
जो हमें किसी भाषा के रूप में, जो हमें किसी लिपि के रूप में या किसी लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, उन्हें साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। उन्हें साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अपने साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। अगला स्रोत लिखो पुरातात्विक स्रोत। अगला स्रोत लिखो भाई अपने पुरातात्विक स्रोत। हेडिंग डालो पुरातात्विक स्रोत। लिखो वो स्रोत जिनकी जानकारी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा दी जाती है। वो स्रोत जिनकी जानकारी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा दी जाती है। वो स्रोत जिनकी जानकारी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा दी जाती है, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। वो स्रोत जिनकी जानकारी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा दी जाती है, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। तो अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि सर एक कोई इतिहासकार मील था, उसने हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला काल प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। सर जब हिंदुओं का राज था उसको कहा गया प्राचीन काल। सर जब मुगलों का राज है उसको कहा गया मध्यकाल। सर जब अंग्रेजों का राज है उसको कहा गया अपने आधुनिक काल। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि भाई अपने एक कोई प्राचीन काल के अंदर पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा पुरातात्विक स्थल। अच्छा, पुरातात्विक स्थल के अंदर मैंने बताया सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे, फिर हम लोग वर्गीकरण देखेंगे, फिर हम लोग प्रमुख पुरातात्विक स्थल देखेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इतिहास की जानकारी किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो मैंने 2 स्रोत आपको लिखा है। पहला स्रोत आपको लिखा है साहित्यिक स्रोत। पहला कौन सा है? अगला स्रोत मैंने आपको लिखा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंदर मैंने आपको लिखा है कि वो स्रोत जो हमें किसी भाषा के रूप में प्राप्त होते हैं, जो हमें किसी लिपि के रूप में प्राप्त होते हैं या फिर किसी लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अपने साहित्यिक स्रोत। अच्छा, अगला स्रोत मैंने आपको बताया पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई वो स्रोत जिनकी जानकारी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा दी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? अपने अच्छा, उस भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोष्टक में ASI भी लिख लो या फिर नीचे लिख लो ASI, है ना, तो आपको याद रहेगा कि सर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका शॉर्ट नाम है, क्योंकि आगे से पूरा नाम लेने में टाइम लगेगा, तो ASI में आपको बोल दिया करूंगा। इतना याद हो गई चीजें, लिख लिया आप सबने। अब हम लोग पढ़ेंगे परिचय के बाद हम लोग पढ़ते हैं सेपरेशन, वर्गीकरण। इतिहास के कितने भाग हैं? इतिहास के भाग, इतिहास के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? कितने भाग है भैया? अपने 3 भाग। पहला भाग है प्राक ऐतिहासिक। पहला कौन सा है? कॉपी बंद करके बोलो एक बार, पहला भाग कौन सा है? प्राक ऐतिहासिक। ठीक है सर, पहला भाग आपने बताया प्राक ऐतिहासिक। अगला भाग है आद्य ऐतिहासिक। अगला भाग कौन सा है? अपने आद्य ऐतिहासिक। और अगला भाग है केवल ऐतिहासिक। अगला भाग कौन सा है? अपने केवल ऐतिहासिक। तो बताओ भाई इतिहास के कितने भाग हैं? पहला कौन सा? अगला कौन सा? अगला कौन सा? प्राक ऐतिहासिक अपने आप में 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? इसका पहला भाग है पाषाण काल। पहला भाग कौन सा इसका? अगला भाग है इसका ताम्र पाषाण काल। अगला कौन सा है? ताम्र पाषाण काल। और अगला भाग है महापाषाण काल। अगला कौन सा इसका? महापाषाण काल। इतिहास कितने भागों में डिवाइड है? वो तो मील के अकॉर्डिंग था, और प्रॉपर इतिहासकारों के अकॉर्डिंग और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग के एक भाग में डिवाइड है अपने 3 भागों में। पहला भाग कौन सा है? दूसरा भाग कौन सा है? और तीसरा भाग कौन सा है? प्राक ऐतिहासिक के अंदर जो हमको अवशेष मिलते हैं ना, उनको ना तुम पढ़ सकते हो, ना तुम उनको उपयोग में ले सकते हो, ना तुम उनको ढंग से पहचान सकते हो। क्या यार कोई लोटा मिला, लोटा मतलब पानी पीने का जो लोटा होता है वो मिला, अब तुम उसको पहचान ही नहीं पाएगी, अरे लोटा है
प्याली है या फिर कोई भगोनी है या फिर कोई डेगची है, क्या है ये, पहचान नहीं पा रहे। तो इसका मतलब वो अवशेष जिनको हम पहचान नहीं पा रहे, जो जिनकी भाषा को हम पढ़ भी नहीं पा रहे, क्या बोलते हैं उन्हें, प्राक ऐतिहासिक। अब वो अवशेष जिनको हम थोड़ा थोड़ा पहचान पा रहे हैं, जिनको हम थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं अपने। और जिनको ढंग से पहचान भी पा रहे हैं, जिनको ढंग से यूज भी कर पा रहे हैं, जो अवशेष हमें दिख रहे हैं कि ये थाली है, प्याली है, लोटा है, चम्मच है, जो भी है, उसको क्या बोलते हैं अपने। तो इतना तो पता लग गया सर, इतिहास 3 भागों में डिवाइड है। पहला भाग कौन सा है, अगला भाग कौन सा है, अगला भाग कौन सा है। अच्छा, यहां से एक सवाल बनेगा, इतिहास कितने भागों में वर्गीकृत है, आपको पता है सर 3 भागों में डिवाइड, ठीक है। अगला पटेगा कि भाई क्या इतिहास 3 भागों में वर्गीकृत है, नीचे दिए हुए कथनों का चयन कीजिए। नीचे आपको 4 कथन दे देगा, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या फिर एक और कोई नाम दे देगा। अब आपको स्टेटमेंट ऑप्शन देगा, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो तुम्हें अगर तीनों नाम ढंग से याद है तो तुम उन कथनों का क्या कर दोगे, चयन कर दोगे। अब प्राक ऐतिहासिक कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में। पहला भाग कौन सा, अगला भाग कौन सा, अगला भाग कौन सा। कल मैं आपको बताऊंगा पाषाण काल क्या होता है। मनुष्य की जब 14 अरब वर्ष पहले इस धरती पर मनुष्य जाति उत्पत्ति हुई थी, तब पाषाण काल के रूप में क्या योगदान था। कल मैं आपको बताऊंगा ताम्र पाषाण काल का मतलब क्या है, और आज आपको बताऊंगा महापाषाण काल क्या है। तो प्राक ऐतिहासिक एक भागों में डिवाइड है 3 भागों में। पहला कौन सा, पाषाण काल, अगला कौन सा, ताम्र पाषाण काल, अगला कौन सा, महापाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक का मतलब है वो काल जो हड़प्पा सभ्यता का काल था। कौन सा काल था अपने, हड़प्पा सभ्यता का। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के राजस्थान में 2 स्थान है, एक कालीबंगा और एक सोथी। सोथी अपने बीकानेर में है, कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ में है। तो हड़प्पा सभ्यता के राजस्थान में केंद्र कितने हैं, 2। कितने केंद्र है अपने, 2 केंद्र हैं। एक केंद्र तो है अपने कालीबंगा और एक केंद्र है अपने सोथी। तो आगे से कोई क्वेश्चन पूछेगी भाई राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता के केंद्र कितने हैं, तो के केंद्र है अपने, 2 केंद्र हैं। पहला केंद्र कौन सा है, कालीबंगा, और अगला केंद्र कौन सा है, सोथी। ऐतिहासिक केंद्र अपने एक ही स्थान आता है, बैराट। एक स्थान आता है, कौन सा, बैराट। पहले तो अपने विराटनगर में आता था, अब कहां आने लग गया, कोटपुतली बैराट, जो जयपुर से कम शायद 84-85 किलोमीटर दूर है ना, इतना ही है अपने। इसको लिखना है अब अपने, तो हेडिंग डालो इतिहास के भाग, हेडिंग डालो अपने इतिहास के भाग, और नीचे लिख लो 3 भाग, और एक एक डिवाइड करके लिख लो, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। जैसे मैंने शॉर्ट रूप में लिखा है वैसे ही लिख लो, समझ आ जाएगा आपको। कोई शब्द समझ नहीं आए तो आप पूछ लेना। इतिहास के भाग, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक के अंदर 3 भाग, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, महापाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक के अंदर हड़प्पा सभ्यता आती है। हड़प्पा सभ्यता के राजस्थान में 2 केंद्र हैं, एक कालीबंगा और एक अपने सोथी। अगला भाग अपने पास में आता है केवल ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक के अंदर एक स्थान आता है बैराट। ऐतिहासिक के अंदर अपने एक स्थान आता है बैराट। उतार लो भाई इसको। उतार लिया सबने, उतारो भी उतारो अपने, आराम आराम से उतारो, याद करते करते उतारो, कोशिश किया करो बोर्ड पे बिना देख के उतारने की कोशिश अपने, है ना। बाकी देख के तो सभी उतारते हैं। समझ आ रही हैं चीजें। कोई क्वेश्चन की सर थोड़ा तेज पढ़ा रहे हो धीरे पढ़ा दो, सर धीरे पढ़ा रहे हो थोड़ा तेज पढ़ा लो, कोई डाउट नहीं अभी। चलो तो कंप्लीट। पहला भाग कौन सा है, प्राक ऐतिहासिक। पहला भाग कौन सा है अपने, हेडिंग डालो प्राक ऐतिहासिक।
हेडिंग डालो अपने प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक, छोटी सी हेडिंग डालो अपने वहीं, प्रागैतिहासिक। इसका पहला भाग कौन सा लिखा है मैंने आपको, देखो अभी पाषाण काल, पहला भाग कौन सा लिखा है इसका। अब पाषाण काल भी अपने आप में 3 भागों में बटा हुआ है। पाषाण काल का मतलब होता है जब मनुष्य पत्थर का प्रयोग करता, वो युग वो काल जब मनुष्य पत्थर से पत्थर बढ़ा के आग लगाता और आग लगा के मांस वगैरह खाता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाषाण काल। अब पाषाण काल अपने आप में 3 भागों में बटा हुआ है। वो 3 भाग है, पहला भाग है पूरा पाषाण काल। पहला भाग कौन सा है अपने, पूरा पाषाण काल। अगला भाग अपने पास में आता है मध्य पाषाण काल। अगला भाग कौन सा आता है अपने, मध्य पाषाण काल। और अगला आता है अपने नव पाषाण काल। अगला भाग कौन सा आता है अपने, नव पाषाण काल। तो पाषाण काल अपने आप में कितने भागों में डिवाइड है, 3 भागों में। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इतिहास अपने आप में कितने भागों में डिवाइड है, 3, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक। फिर प्रागैतिहासिक अपने आप में 3 भागों में डिवाइड बताया, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, महापाषाण काल। फिर पाषाण काल अपने आप में 3 भागों में डिवाइड है, कौन कौन से, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल के औजार राजस्थान में प्राप्त नहीं होते। हमको पूरा पाषाण काल के औजार मिलते हैं, हमको मध्य पाषाण काल के औजार मिलते हैं, लेकिन नव पाषाण काल के प्राप्त नहीं होते। मैं कहूं कि यार कोई थाली मिली लेकिन उस थाली को हम यूज नहीं कर सकते, एकदम झरझर थाली मिली, तो मैं कह सकता हूं कि वो अवशेष पूरा पाषाण काल का है, मतलब जिनको हम उपयोग में नहीं ले सकते, वो अपने पूरा पाषाण काल के थे, जिनके साक्ष्य राजस्थान से प्राप्त होते हैं। अगला मैंने कहा मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल से हमको ऐसे अवशेष मिलते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा काम में ले सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मध्य पाषाण काल। अब नवपाषाण काल से ऐसे स्थान मिले, एकदम चमकाती हुई थाली, एकदम चमकाती हुई चीजें मिली, तो नवपाषाण काल के औजार राजस्थान से प्राप्त नहीं होते। अब एक सवाल यहां से बनेगा, क्या राजस्थान से नवपाषाण काल के औजार प्राप्त होते हैं, नहीं होते। कोई पूछे कि पाषाण काल अपने आप में 3 भागों में वर्गीकृत है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इन तीनों भागों में से राजस्थान में किस भाग के अवशेष प्राप्त नहीं होते, किस भाग के अवशेष प्राप्त नहीं होते, इन तीनों भागों में से राजस्थान में किस भाग से अवशेष प्राप्त होते हैं। ऑप्शन दे देगा कै और ख, कै के अंदर पूरा पाषाण काल, ख के अंदर मध्य पाषाण काल। तो एक और लाइन याद रखना, लिख लो, अब उतारो अपने पाषाण काल के आगे लिख लो 3 भाग। सबसे पहले लिखो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। लिख लिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, इसके नीचे लिखो नव पाषाण काल के औजार राजस्थान में प्राप्त नहीं होते। नव पाषाण काल के औजार राजस्थान में प्राप्त नहीं होते। नव पाषाण काल के औजार राजस्थान में प्राप्त नहीं होते। नव पाषाण काल के औजार राजस्थान से प्राप्त नहीं होते। लिख लिया, 2 भागों से प्राप्त होते हैं, एक तो अपने पूरा पाषाण काल से, एक अपने मध्य पाषाण काल से। अगली हेडिंग मैंने कौन सी लिखाई आपको, ताम्र पाषाण काल। अगला कौन सा लिखाया था, ताम्र पाषाण काल। अब ताम्र पाषाण काल भी अपने आप में 2 भागों में बटा हुआ है। इसका पहला भाग है आहाड़ बनास संस्कृति। पहला भाग कौन सा इसका, आहाड़ बनास संस्कृति। और इसका अगला भाग है अपने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। अगला भाग है भाई इसका गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। जोधपुरा संस्कृति। ताम्रपाषाण काल कितने भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में। पहला भाग कौन सा, आहाड़ बनास संस्कृति। अगला भाग कौन सा, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। ये भी लिख लो अपने।
और अगला मैंने आपको लिखाया था महापाषाण काल। अगला कौन सा लिखाया था भाई? महापाषाण काल। लिखो इसके आगे, महापाषाण काल के आगे लिखो, दक्षिण भारत में पत्थर की मूर्तियों को, दक्षिण भारत में पत्थर की मूर्तियों को महापाषाण काल कहा जाता है। दक्षिण भारत में पत्थर की मूर्तियों को महापाषाण काल कहा जाता है। दक्षिण भारत में पत्थर की मूर्तियों को महापाषाण काल कहा जाता है। लिख लिया? चलो, तो ये अपने इतिहास के जो भाग मैंने आपको बताए कंप्लीट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई एक बार वापस में आपको चीजें रिवाइज कर लें अपने। लगभग चीजें याद है सबको? याद है ना पक्का? कॉपी बंद कर दो एक बार सारे, कॉपी पलट दो, यूं एक बार पलट दी, टीपना मत कोई भी। चलो, तो कौन सा इतिहासकार जिसने इतिहास को 3 भागों में बांटा? क्या नाम था उसका? कितने भागों में बांट के जाता है? पहला भाग कौन सा? अगला भाग कौन सा? अगला भाग कौन सा? हिंदुओं का राज था, उसको क्या कहा गया अपने? जब मुगलों का राज है उसको क्या कहा गया? जब अंग्रेजों का राज है उसको क्या कहा गया? ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कौन सा काल पढ़ा? प्राचीन काल। कौन सा काल पढ़ रहे हैं अपन? काल ही भूल गए सर, भूतकाल, वर्तमान काल, अतीत जो है। कौन सा काल पढ़ रहे हैं? ये तो याद रखो यार, प्राचीन काल पढ़ रहे हैं अपने। प्राचीन काल के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? पुरातात्विक स्थल। ठीक है भाई। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि परिचय पढ़ेंगे, फिर वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे अपने? ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ाया मैंने आपको? इतिहास की जानकारी कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? 2-3 सर, पता ही नहीं है। 2-3 कितने स्रोतों से? इतिहास की जानकारी 2 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला स्रोत कौन सा बताया? एक बार वापस रिवाइज कराना पड़ेगा भैया आपको, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। हाँ, इतिहास की जानकारी के मैंने 2 स्रोत बताए। पहला स्रोत कौन सा अपने? साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है जो किस रूप में प्राप्त होते हैं? भाषा के रूप में। जो किस रूप में प्राप्त होते हैं? लिपि के रूप में। जो किस रूप में प्राप्त होते हैं? लिखित रूप में। उन्हें क्या कहा जाता है अपने? साहित्यिक स्रोत। अगला स्रोत कौन सा बताया मैंने? तो जिनकी जानकारी कौन देके जाता है अपने? एएसआई। उसे क्या बोलते हैं? पुरातात्विक स्रोत। अच्छा, एएसआई की फुल फॉर्म क्या है अपने? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। और एक छोटी सी बात याद रखना, एएसआई की स्थापना कब हुई अपने? 1800। तो इतनी बात क्लियर। इतिहास को 3 भागों में कौन बांट के जाता है? आप बताओ, कौन बांट के जाता है? कितने भागों में? पहला भाग कौन सा? दूसरा आधुनिक काल। हिंदुओं का राज था, उसे कौन सा काल कहा गया? जब हिंदुओं का राज, जब मुगलों का राज है उसे, जब अंग्रेज आए तब। ठीक है। इतिहास की जानकारी के 1 स्रोतों से। पहला स्रोत कौन सा? अगला स्रोत कौन सा? ठीक है, आप बताओ। साहित्यिक स्रोत का मतलब? या फिर किसी लिपि के रूप में प्राप्त। आप बताओ। पुरातात्विक स्रोत का मतलब? एएसआई का पूरा नाम भूल गए? चिलमपट्ट। क्या नाम है? एक सेकंड, आप बोलो, पूरा नाम बोलो। ठीक है। इतिहास की जानकारी के 1 स्रोतों से प्राप्त होती है? 2 स्रोतों से। पहला स्रोत कौन सा? अरे, पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? अब वापस बोलो, के 1 स्रोतों से। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? साहित्यिक स्रोत का मतलब जो भाषा, लिपि और लिखित रूप में प्राप्त होता है। और पुरातात्विक स्रोत का मतलब जो एएसआई से प्राप्त होता है। एएसआई का पूरा नाम क्या है अपने? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। ठीक है। आप बताओ, कौन सा इतिहासकार जो 3 भागों में बांट के जाता है? कौन से 3 भाग थे? प्राचीन का मतलब जब भारतीयों के अंदर कौन? भारत के अंदर तो मुस्लिम है, जैन है, बुद्ध है, हिंदू है। हिंदू का राज था। मध्यकाल का मतलब? ठीक है। आधुनिक काल का मतलब? ठीक है। इतिहास की जानकारी के 1 स्रोतों से प्राप्त होती है?
पहला स्रोत कौन सा, दूसरा कौन सा? साहित्यिक स्रोत का मतलब लिपि, लिखित भाषा और लिपि। पुरातात्विक स्रोत का मतलब जिसकी जानकारी कौन देके जाता है अपने, कौन देके जाता है? एएसआई का पूरा नाम क्या है? ठीक है, आप बताओ। इतिहास को 3 भागों में कौन बांट के जाता है? मील। कौन से 3 भाग? इतिहास की जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है? पहला स्रोत कौन सा? पहला स्रोत कौन सा? साहित्यिक स्रोत अपना। हाँ, अगला? ओके, अच्छा, साहित्य का मतलब क्या होता है अपने? रिटर्न मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब लगभग चीजें याद हो गई। हिस्ट्री के पार्ट कितने बताए मैंने आपको? पहला कौन सा? प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और एक अपने हिस्ट्री। तो आप इंग्लिश मीडियम से हो, और कौन इंग्लिश मीडियम से? और कोई नहीं है? आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आते ही बोलते यार, इतना मैटर लिखा दिया मैंने तो हिंदी के अंदर। चलो कोई नहीं, अब तक जो चीजें लिखाई लगभग तो याद हो गई ना, थोड़ी बहुत समझ आएगी तुम्हारे। हिंदी मीडियम से कौन कौन है, एक बार हाथ खड़े करो। अच्छा, तुम, आप भी हिंदी मीडियम से? हाँ, बाइलिंगुअल चलते हो यार, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं मेरे को जो बाइलिंग। हिंदी आती है? ठीक है, ठीक है। तो अब तक जो चीजें लिखाई लगभग तो याद हो गई ना अपने। ठीक है, तो इतिहास के मैंने 3 भाग आपको बताए थे भाई। पहला भाग कौन सा बताया? अगला कौन सा बताया? अगला कौन सा बताया? प्राक ऐतिहासिक के एक भाग बताए। पहला कौन सा? अगला कौन सा? अगला कौन सा? आद्य ऐतिहासिक के अंदर हड़प्पा सभ्यता के अंदर हड़प्पा के 2। पहला कौन सा? अगला कौन सा? और उसके बाद कौन सा आता है? ऐतिहासिक के अंदर पहला स्थान कौन सा आता है अपने? तो लगभग चीजें हो गई पता। ठीक है, अगला भाग मैंने बताया पाषाण काल। पाषाण काल के एक भागों में बटा हुआ है। पहला कौन सा? अगला कौन सा? अगला कौन सा? ठीक है, अगला मैंने बताया ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल के एक भागों में बटा हुआ है 2। पहला कौन सा है अपने? आहाड़ बनास संस्कृति। अगला कौन सा? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। और महापाषाण काल का मतलब मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत में जो पत्थर की मूर्तियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है अपने? महापाषाण काल जाता है। इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ी। अब एक छोटा सा पॉइंट आता है अपने ASI, जिसको क्या बोलते हैं? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। इंग्लिश में क्या क्या क्या, क्या बोलते हैं अपने? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हेडिंग डालो ASI। इससे हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी भी पूछ लेती है RPSC। ASI, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग लिख लिया, डाल ली हेडिंग अपने ASI। अब सुनना भाई, इसकी स्थापना एक व्यक्ति करके जाता है, उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था अपने? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था? कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है भाई, अलेक्जेंडर कनिंघम जब इंडिया आया तो इसको ये लगता था कि यार इंडिया में केवल 2 धर्मों का विस्तार है, या तो इंडिया के अंदर हिंदू रहते हैं या फिर इंडिया के अंदर अपने इस्लाम रहते हैं, क्योंकि अंग्रेज था और अंग्रेज अपने ईसाई होते। इसने भारत आने के बाद देखा कि ईसाई टोपी नहीं पहनते, इसका मतलब टोपी नहीं पहनते तो ये भी ईसाई हैं अपने, और इसको लगा कि यार यहाँ हिंदू रहते हैं, तो इसको पता था कि एक धर्म है अपने 2, हिंदू और इस्लाम। इसको यहाँ आने के बाद पता चला कि यार यहाँ बौद्ध धर्म भी है। यहाँ कौन सा धर्म भी है? बौद्ध धर्म भी है। अब हमको पता है कि सर मुसलमानों ने अपना धर्म का विस्तार तलवार की नोक पे किया था, हमारे भारतीय राजाओं ने अपने धर्मों का विस्तार, अपने साम्राज्य का विस्तार तलवार की नोक पे किया था। इसको ये लगता था कि यार भगवान बुद्ध बड़े शांति के प्रतीक है, क्योंकि भगवान बुद्ध कह के गए थे अहिंसा परमो धर्म है, कि हमको अहिंसा नहीं करनी, हमको चींटी नहीं मारनी, मच्छर भी नहीं मारना, चप्पल पहन के मत चलो, पैदल चलो। आज भी मानते हैं हम लोग। तो भगवान बुद्ध कह के गए थे अहिंसा परमो धर्म है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भगवान बुद्ध से बड़ा प्यार था।
कि यार मैं उनके विचारों को अपनाऊंगा, मैं इंसान से मिनख बनने की उत्पत्ति पे आ जाऊंगा। इसको केवल इतना पता था कि भगवान बुद्ध धर्म केवल कहाँ पे है, भारत के अंदर है। ये जब इंडिया आया, इसको पता चला कि भगवान बुद्ध के धर्म का विस्तार चाइना, इंडोनेशिया, बर्मा, सिंगापुर, श्रीलंका जगह जगह है। ये इतना इंप्रेस हुआ भगवान बुद्ध से कि यार कोई आदमी बिना किसी इंसान को मारे, बिना किसी तलवार का प्रयोग किए अपने धर्म का विस्तार इतने जगह कर सकता है, अगर मैं उनके विचार अपना लूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा कि अब मेरे को जगह जगह खुदाई करानी है, जगह जगह मेरे को अवशेष लेने हैं कि यहाँ भगवान बुद्ध था, यहाँ भगवान बुद्ध था, यहाँ सांची का स्तूप था, कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं थी। अब कनिंघम ने कहा भाई साहब खुदाई कराने के लिए मेरे को एम्प्लॉय चाहिए, भाई वो चाहिए मेरे को। इसने कहा एम्प्लॉय लाने के लिए मेरे को एक डिपार्टमेंट की स्थापना करनी पड़ेगी, उस डिपार्टमेंट के थ्रू मैं अंग्रेजों से फंड लूंगा, फंड लेने के बाद मैं कहूंगा कि भाई साहब ये डिपार्टमेंट अपने खुदाई कर रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे पुरातात्विक स्थल। तो इसने एक डिपार्टमेंट की स्थापना करी 1861 में। कब करके जाता है, 1861 में। क्या नाम था डिपार्टमेंट का, ASI, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। तो यहां से पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि ASI की स्थापना कौन करके जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम करके जाता है। कब करके जाता है, 1861 के अंदर करके जाता है, 1861 में करके जाता है। दो सवाल आपके यहां मिल गए, ठीक है। ये अंग्रेजों के पास गया और अंग्रेजों के पास जाके कहा कि मेरे को ना धन दे दो, धन। अंग्रेजों ने पूछा क्या करेगा तू धन का, बोला मैं ना खुदाई कराऊंगा। बोला किसकी खुदाई कराएगा, बोला मैं ना भगवान बुद्ध के विचारों से मैं बड़ा इंप्रेस हो गया, प्रभावित हो गया, अब मैं चाहता हूं कि जगह जगह जाके भगवान बुद्ध के अवशेष खोजूं। अंग्रेजों ने कहा उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, बोला मिलेगा तो, बोला खुदाई कराऊंगा, मिल गया तो तुम्हारा, नहीं मिला तो फिर ना मेरा ना तुम्हारा। अंग्रेजों ने कहा है ऐसे नहीं होता, सोना चांदी मिले तो पैसे देंगे, वरना हम तेरे को पैसे नहीं देंगे। अंग्रेजों ने इसका हाथ छोड़ दिया कि हम तेरे को पैसे नहीं दे रहे, अब तेरे को तेरे डिपार्टमेंट की स्थापना तू तेरे हिसाब देख ले, तू जाने तेरा काम जाने। इसने मामा को फोन किया, चाचा को फोन किया, ताऊ को फोन किया, दो चार दोस्त को RS IAS बने हुए उनको फोन किया, मतलब पैसे वाले लोगों को फोन किया, कहीं से पैसे जुटाए, डिपार्टमेंट की भी स्थापना कर दी। अब भाई साहब डिपार्टमेंट को लंबा चलाना है तो फंड ज्यादा चाहिए। 1888 का टाइम आया, 1888 का जब टाइम आया, इसके अंदर पूरे पैसे टके सारे हो गए खत्म। और इसने कहा अब मैं हाथ जोड़ के जाता हूं, जितना मेरी बस की थी, जितनी मेरी थी हिम्मत, मैंने सारा काम कर लिया, अब मैं नहीं कर सकता ज्यादा। तो 1888 से लेके 1902 तक, कब से कब तक, 1888 से 1902 तक इसे बंद रखा गया। किन कारणों से, वित्तीय संकटों से, वित्तीय संकट के कारण। कभी कारण पूछ सकता है एग्जाम में, तो यहां से 3-4 सवाल बन गए। पहला क्वेश्चन तो ये कि ASI की स्थापना कौन करके जाता है, कब करके जाता है। ASI को मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है अगर अपन बनाना चाहे तो कि भाई ASI को बंद कब किया गया था, 1888 से 1902 तक इसे बंद रखा गया था। अच्छा ASI को बंद रखने के पीछे क्या कारण था, वित्तीय संकट थे। कौन से थे अपने, वित्तीय संकट थे। तो लिखो अपने आप, ASI की स्थापना, ASI की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, ASI की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में की गई, 1861 में की गई। लिख लिया इतना, ASI की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में की गई। आगे लिखो 1888 से 1902 तक, 1888 से 1902 तक कुछ वित्तीय संकटों के कारण, कुछ वित्तीय संकटों के कारण इसे बंद रखा गया। कुछ वित्तीय संकटों के कारण इसे बंद रखा गया। कुछ वित्तीय संकटों के कारण इसे बंद रखा गया। लिख लिया इतना, लिख लिया इतना भाई। चलो तो बाद में एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति का नाम था जॉन मार्शल, उसका नाम क्या था अपने, और एक व्यक्ति आता है लॉर्ड कर्जन, एक का नाम क्या था अपने, लॉर्ड कर्जन।
लॉर्ड कर्जन इसे पुनः जिंदा करके जाता है। इसने कहा भाई साहब अब मैं लगाऊंगा डिपार्टमेंट में पैसे, लेकिन तुम काम मत रोको, वापिस से इसको जिंदा करो। तो लिखो अपने 1902 में लॉर्ड कर्जन ने इसे पुनः जिंदा किया। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने इसे पुनः जिंदा किया। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने इसे पुनः जिंदा किया। जॉन मार्शल ने, नीचे लिखो अलग से लाइन में, जॉन मार्शल ने इसका पुनर्गठन किया। जॉन मार्शल ने इसका पुनर्गठन किया, इसका पुनर्गठन किया। लिख लिया इतना। अब एएसआई के राजस्थान में 2 केंद्र हैं। एक केंद्र है अपने जयपुर और एक केंद्र है अपने जोधपुर। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के राजस्थान में केंद्र कितने हैं? 2। एक केंद्र कौन सा है? जयपुर। एक केंद्र कौन सा है? जोधपुर। तो लिखो अपने राजस्थान में इसके 2 केंद्र हैं। राजस्थान में इसके 2 केंद्र हैं, जयपुर एंड जोधपुर। राजस्थान में इसके 2 केंद्र हैं, जयपुर और जोधपुर। अच्छा, अब जब भारत की बात आती है कि सर भारत में कितने केंद्र थे, तो भारत में पहले केंद्र थे 29 केंद्र थे। बाद में कहा गया इसके केंद्र बढ़ाओ, सेंटर इसके ज्यादा होना चाहिए, जगह जगह डिपार्टमेंट होना चाहिए। अब केंद्र कर दिए 34। तो कोई पूछे पहले कितने केंद्र थे? 29। अब कितने केंद्र हैं? ठीक है, तो वर्तमान और दोनों अपने याद रखना, ठीक है। तो लिखो अपने भारत में इसके पहले 29 केंद्र थे। भारत में इसके पहले 29 केंद्र थे। भारत में इसके पहले 29 केंद्र थे। वर्तमान में इसके 34 केंद्र हैं। वर्तमान में इसके 34 केंद्र हैं। लिख लिया अपने। चलो तो भाई हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि एक इतिहासकार मील नाम का व्यक्ति था। उसने अपने इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल का मतलब कि यार जब हिंदुओं का राज था, मध्यकाल का मतलब कि यार जब मुगलों का राज था, आधुनिक काल का मतलब कि यार जब अपने अंग्रेजों का राज था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भाई साहब राजस्थान के पुरातात्विक स्थल के अंदर सबसे पहले हम लोग परिचय पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रमुख पुरातात्विक स्थल पढ़ेंगे। सबसे पहले सर आपने पढ़ाया कि इतिहास की जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है। मैंने कहा साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है, पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोतों के अंदर मैंने कहा कि भाई वो स्रोत जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, जिनकी कोई लिपि होती है, जिनकी कोई भाषा होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अपने साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। अगला मैंने कहा पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है कि भाई वो स्रोत जिनकी जानकारी एएसआई के द्वारा दी जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अपने पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। उसके बाद क्या पढ़ाया मैंने आपको? फिर हम लोगों ने पढ़ा इतिहास के भाग कि प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक अपने आप में 3 भागों में डिवाइड था। एक मैंने आपको बताया कि पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, महापाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक के अंदर मैंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड था उसको क्या कहा गया? अपने आद्य ऐतिहासिक। हड़प्पा सभ्यता के राजस्थान में 2 केंद्र हैं, जयपुर और जोधपुर। अब ऐतिहासिक के अंदर केवल एक केंद्र आता है, कौन सा? बैराट। केवल बैराट आता है अपने। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एएसआई। एएसआई के अंदर मैंने लिखा है कि इसकी स्थापना कौन करके जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। कब करके जाता है? 1861 में। राजस्थान में कितने केंद्र हैं? 2, जयपुर और जोधपुर। भारत में पहले कितने केंद्र थे? 29। वर्तमान में कितने केंद्र हैं? 34। उसके बाद मैंने आपको लिखा है कि भाई 1888 से लेके 1902 तक इसे कुछ वित्तीय संकटों के कारण क्या कर दिया? बंद कर दिया था। पुनः जिंदा कौन करके जाता है और पुनर्गठन कौन करके जाता है? जॉन मार्शल। तो कोशिश करना क्लास में चीजें याद हो जाए। ये अपना आज बेसिक बातें थी कि एएसआई के अंदर क्या क्या पढ़ा, इतिहास के भाग कितने थे, इतिहास की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड कौन करके जाता है, प्राचीन एंशिएंट के अंदर क्या क्या बातें हैं, मिडिवल में क्या क्या बातें हैं, मॉडर्न में क्या क्या बातें हैं। तो ये सारी बात हम लोगों ने करी, तो समझ आई लगभग। क्लास में थोड़ी थोड़ी चीजें याद हुई। मुझे आज पता चला कि आप 2 इंग्लिश मीडियम लास्ट बताया तुमने, थोड़ा पहले बता देते आप कि सर हम भी इंग्लिश मीडियम से हैं, तुम्हारा भी समाधान हो जाता।
बाकी हिंदी मीडियम वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है क्लास में। किसी प्रकार का डाउट जो आप पूछना चाह रहे हो, कोई डाउट मन में? डाउट क्या? हाँ, गवर्नर था उस टाइम पे, इसको गवर्नर बनाया गया था। तब इसने आके कहा कि भाई साहब अब मैं फंड दूंगा इसको। तब तुमसे नाम पूछेगा कि कौन जिंदा करके जाता है। ठीक है, और कोई डाउट? अब तुम्हारी राजस्थान ज्योग्राफी क्लास लगेगी ना, बाकी 10-15 मिनट का तुम्हारा रेस्ट है अब। ठीक है, ठीक है।